आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 8। किसका फोन था जिससे आप बात करने के बाद इतने खुश हो रहे हैं? बात क्या है, थोड़ा हमें भी बताइए। नीतीश जी वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोले, रीना जी, खुशी की ही तो बात है। अभी जो फोन आया था पता है किसका था? रीना जी, अरे भला हमें कैसे पता होगा? और आप ये सोचिए जरा कि हमें पता होता तो आपसे पूछते क्या? सब मुस्कुरा दिए। नीतीश जी ने आगे कहा, हो, तुम्हारी बात भी सही है। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तुम सबको पता कैसे चलेगा? खैर, अभी जो फोन आया था वो दीपक के पिताजी का था। उन्होंने कहा कि पंडित जी से बात हो गई है, वंदना और दीपक बाबू के सगाई के लिए तारीख भी तय हो गई है। यही बता रहे थे। बुआ, कब की तारीख है भैया? वंदना सर झुकाए चुपचाप खाना खा रही थी। नीतीश जी ने बताया, अगले हफ्ते की 15 तारीख और उसके 10 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त भी है। वंदना के हाथ से प्लेट में ही रुक गए। वो अपने पापा की तरफ देखकर बोली, लेकिन पापा ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? मेरा मतलब 3 दिन बाद सगाई और उसके बाद 10 दिन में शादी? इतनी जल्दी? रीना जी, हाँ काफ़ी जल्दी लग रहा है। इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? लोगों को इनवाइट करना, कितने सारी खरीदारी करना है, उसके लिए टाइम तो लगेगा ही ना। नीतीश जी, हाँ वो तो है, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब मिलकर तैयारियां करेंगे ना तो सब हो जाएगा। युवराज अपनी कुर्सी से उठा और रीना जी के पास जाकर उसके गले में हाथ डालकर बोला, बिल्कुल बड़ी मॉम, और मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंदना दी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, बड़ी धूमधाम से होगी। विशाल जी, ठीक है, फिर हम ऑफिस का काम निपटा कर आते हैं। कहकर वो लोग ऑफिस चले गए। उधर हर्ष कॉलेज चला गया, मनोज जी अपनी ड्यूटी पर। श्रद्धा अपनी माँ के कमरे में आते हुए बोली, मम्मी आप कहाँ जा रही हो? आप सब लोग चले जाते हो और मैं अकेले घर में पागल होती रहती हूँ। जानकी जी अपने बाल बनाने के बाद पलटकर श्रद्धा को बोली, हाँ तो चल आज मेरे साथ, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मैं अनाथ आश्रम जा रही हूँ, बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ ना वहाँ के बच्चों से, तो मन बहुत कर रहा है। एक बार मिलाऊं, वो बच्चे भी खुश होंगे। चल। श्रद्धा खुश होते हुए बोली, सच में माँ, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? आप बाहर ही मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। श्रद्धा अपनी मम्मी के कमरे से निकलकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुँची। उसके हाथों में पकड़ा फ़ोन बजने लगा जो शिप्रा ने किया था। वो फ़ोन रिसीव करते हुए बोली, हाँ शिप्रा बोलो। ओए ये क्या है ना, नहाए ना हेलो सीधे बोल। कम से कम मेरी तबीयत ही पूछ लेती कैसी हूँ। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी फिक्र ही नहीं, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। तेरी तबीयत को क्या हुआ? अच्छी खासी तो लग रही है, तेरी आवाज़ भी सही आ रही है, तो फिर ये नौटंकी क्यों? और तुझे मेरे प्यार की क्या ज़रूरत है? तेरे पास तो वो है ना अर्जुन, इतना प्यार करने वाला, तो मेरे प्यार की कोई क्या ज़रूरत होगी तुझे? शिप्रा गुस्सा होते हुए बोली, उसकी तो बात ही मत कर। पता भी है आज सुबह सुबह ही उसने मेरा मूड खराब कर दिया। सामने आ जाए तो पटक पटक कर मारूंगी उसे। हो, इसीलिए महारानी को मेरी याद आ गई। अच्छा बता क्या कर दिया उसने जो तेरा मूड ऑफ हो गया? शिप्रा, कुछ नहीं, मैंने तो बस उसे कहीं घूमने लेकर चलो बोला था। घर में घूम घूम कर पागलपन का दौरा आने लगा है इसीलिए। लेकिन वो कहने लगा, नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर दुख रहे हैं। पता नहीं रात में कौन सा पहाड़ चढ़कर आया है जनाब। वैसे तुम मुझे बताओ, कल रात तुझे क्या हुआ था? पार्टी से कहाँ चली गई थी? और युवराज ने तुझे कहाँ से ढूंढा? सच में यार बता रही हूँ, तुम ना कभी कभी सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। अब बताओगी? अब तुम मुझे कुछ बोलने दोगी तब ना कुछ बताऊंगी। कब से रेडियो की तरह बोले जा रही हैं। वैसे कल क्या हुआ था ये तो तुम मिलोगी तभी बताऊंगी। और रही बात मेरे मूड की, तो चलो घूमने। सच में कहाँ जा रही हो? आज बहुत खास जगह जा रही हूँ, मम्मी के साथ अनाथ आश्रम। तू भी चल, वहाँ के बच्चों से मिलकर तेरा मूड ठीक हो जाएगा। अर्जुन को छोड़ो। ओके, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ, हम उसी में जाएंगे। शिप्रा तुरंत जींस टॉप पहनकर तैयार हुई और गाड़ी लेकर पहुँच गई श्रद्धा के घर। जानकी जी बाहर खड़ी श्रद्धा के आने का इंतजार कर रही थी। शिप्रा गाड़ी से उतरकर जानकी जी के पास आई। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? और श्रद्धा क्या कर रही है अभी तक? शिप्रा ने इधर उधर देखकर कहा। जानकी जी मुस्कुराकर बोली, नमस्ते बेटा, तुम्हारी सहेली तैयार होने को गई थी अपने रूम में, पता नहीं कितना तैयार हो रही है आज। मैं तो कब से यहाँ खड़ी उसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तुम अचानक से यहाँ, कुछ काम था क्या? श्रद्धा से, हम तो भी आश्रम जाने वाले हैं, वो जो कल्याणी आश्रम है ना वहीं। अरे नहीं आंटी, मुझे उससे कोई काम वाम नहीं है।
बल्कि मैं तो आपके साथ आश्रम देखना चाहती हूँ, कुछ वक्त देना चाहती हूँ उन बच्चों को। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने श्रद्धा को फ़ोन किया था तो उसी ने बताया और मैं तुरंत तैयार होकर आ गई। लेकिन मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई हैं क्या? तुम्हारे दोस्त हैं, जाओ जाकर खुद ही देख कर आओ। मैं तो कब से उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। ओके मैं देखती हूँ, कहकर शिप्रा घर के अंदर जाने लगी तो बाहर आती श्रद्धा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है शिप्रा, मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलो। श्रद्धा की बात सुनकर शिप्रा और जानकी जी ने उसे देखा। सफ़ेद कुर्ती और पटियाला में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज तो उसने माथे पर छोटी सी बिंदी भी लगाई हुई थी। एक साइड दुपट्टा, खुले हुए आगे डाले हुए आधे बाल और हाथ में गोल्डन कलर की घड़ी। शिप्रा ने उसके पास आकर धीरे से कहा, यार तुम इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो? लड़के तो छोड़ो, कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैं लड़का होती तो तुम्हें भगा कर ले जाती। श्रद्धा ने हंसते हुए उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, मतलब कुछ भी बकवास करती हो तुम, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाती तो मैं तुझसे पूछकर थोड़ी ना भगाती। हाँ, लेकिन इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भगवान ने तुझे लड़की बना दिया। उन्हें तुम्हारे इस विचार के बारे में पहले ही पता चल गया होगा और मैं तो किसी और की हो चुकी हूँ। किसकी? शिप्रा ने चौंकते हुए कहा। वो श्रद्धा से वो ही बोल पाई थी कि जानकी जी वो उन्हें कब से आपस में बात करते देख रही थी। बोली, क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों आपस में? कब से देख रही हूँ, जल्दी चलो वरना मैं अकेले ही जा रही हूँ। आ रहे हैं आंटी, कहते हुए शिप्रा और साथ में श्रद्धा भी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शिप्रा ड्राइव कर रही थी। श्रद्धा ने उससे कहा, शिप्रा तुम कार ठीक से ड्राइव तो कर लोगी ना, वरना हमें कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाएं। शिप्रा ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। श्रद्धा ने दोबारा कहा, अरे मेरी माँ इतनी स्पीड से मत चला, मैं जानती हूँ हाँ तो बहुत अच्छा ड्राइव कर लेती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पीछे बैठी जानकी जी ने कहा, अपने मजाक और गुस्से में तुम दोनों मुझे मत डुबो देना। दोनों हंसने लगी। शिप्रा थोड़ा स्पीड कम करके बोली, अरे आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तो बस श्रद्धा को दिखा रही थी और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलानी आती है। श्रद्धा, हाँ मम्मी मेरी शिप्रा को बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलानी आती है, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, आप डरो मत। जानकी जी भी हंसकर बोली, तो मैं कौन सा सीरियस होकर बोल रही थी, अरे मैं भी मजाक ही कर रही थी। तुम दोनों को क्या लगा सिर्फ तुम्हें मजाक आती है? तीनों एक साथ हंसने लगी। ऑफिस में बैठा युवराज फाइल्स चेक कर रहा था, तभी उसके कैबिन के खिड़की से आती हवा उसके बालों को बिखरा कर चली गई। वो अपने बाल ठीक करने के लिए हाथ को सर तक ले जाने वाला था कि अनायास ही वहीं रुक गया। उसे श्रद्धा की याद आई, कैसे उसने रात में श्रद्धा को अपने दिल की बात बता दी थी। उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और श्रद्धा का फ़ोटो निकाल कर देखने लगा। यार, एक तो तुम्हारा ये मासूम सा खूबसूरत सा चेहरा जो बार बार मेरी आंखों में घूमता रहता है, और जब से तुमने कहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कसम से तुम्हारी याद और भी ज़्यादा आ रही है। तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम्हें देखना चाहता हूँ। इन फ़ोटो से अब मन नहीं भर रहा। उसने श्रद्धा को फ़ोन किया। श्रद्धा ने एक ही रिंग में फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, हाय, हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो? पहले तो ठीक ठाक ही था लेकिन अब लगता है मैं ठीक नहीं हूँ। श्रद्धा ना समझते हुए बोली, जी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, अब मैं मरीज़ हूँ इस कमबख्त इश्क का। यार तुम्हें देखने का मन कर रहा है, बताओ ना जल्दी से कहाँ हो तुम? मैं अभी आ रहा हूँ। अभी तो मैं माँ और शिप्रा आश्रम जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। पहुँच ही गए। श्रद्धा ने बाय कहकर जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। हेलो हेलो, युवराज ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। वाह, मतलब मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया लड़की ने। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ। वो उठकर कैबिन से बाहर निकला। श्रद्धा ने उस आश्रम के बाउंड्री गेट में अपना पाँव रखा और साथ ही वो बहुत उत्सुकता से आगे बढ़ रही थी। साथ ही शिप्रा भी बढ़ रही थी। वो जगह अंदर से काफ़ी सुंदर थी। वहाँ रहने वाले बच्चों ने छोटे छोटे फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। जानकी जी अंदर गई तो उनके सामने एक सिस्टर आकर बोली, अरे जानकी जी तुम आ गई, देखो ना सभी बच्चे तुमसे मिलना चाह रहे थे, अंदर चलो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ एक छोटा लड़का भी आया जिसे देखकर जानकी जी ने कहा, प्रिंस बेटा तुम दीदी को अपना आश्रम दिखाओ, मैं अंदर देख कर आती हूँ। जी माँ, कहकर वो लड़का आगे आगे चलने लगा और श्रद्धा शिप्रा उसके पीछे पीछे। प्रिंस कोई 5-6 साल का लड़का था। कुछ देर हर तरफ देखने के बाद श्रद्धा और शिप्रा एक पौधे के पास बैठी हुई थी कि प्रिंस अपने हाथ में खूबसूरत सा गुलाब लेकर आया। उसने श्रद्धा के आगे फूल बढ़ाकर कहा, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? श्रद्धा और शिप्रा एक दूसरे को देखने लगी तो प्रिंस गिड़गिड़ाने जैसा बोला, प्लीज़ प्लीज़ मना मत कीजिए।
श्रद्धा देख, तुझे ये प्रिंस प्रपोज कर रहा है। श्रद्धा मुस्कुराकर उसके हाथ से फोन ले ली। प्रिंस बहुत खुश हुआ। वो सभी आगे बढ़ने लगे। पता है गर्लफ्रेंड, स्कूल में मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। सब कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ और इसीलिए कोई मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहता। क्या अनाथ होना गुनाह है? श्रद्धा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो उसे समझाते हुए बोली, अरे आपको किसने कहा ऐसा? वो लोग पागल हैं जो ऐसा कहते हैं। आप ना उन सब की बातों पर ध्यान मत दिया करो। खूब पढ़ो लिखो, एक बड़ा आदमी बनो। देखना, जो आपसे अनाथ कहकर दोस्ती नहीं करना चाहते हैं ना, वो लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे, समझे? प्रिंस ने उसे इशारे से नीचे झुकने को कहा। श्रद्धा घुटनों पर बैठकर बोली, बोलो क्या हुआ? प्रिंस ने झट से श्रद्धा के गाल को किस किया और बहुत प्यार से कहा, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। थैंक यू परी, आज आप मुझे मिली। आप ना हमेशा मुझसे मिलने आया करना। वैसे आपका नाम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा ने अपना नाम बताया। वाह, श्रद्धा परी। उसकी आंखें चमकने लगी। अच्छा चलो, माँ इंतजार कर रही होंगी, काफ़ी देर से हम इधर उधर देख रहे हैं। हाँ चलो कहकर शिप्रा बोली। कुछ ही देर में वो लोग आश्रम से घर के लिए निकलने लगे। जानकी जी को एक कॉल आया तो वो बोली, श्रद्धा शिप्रा तुम दोनों अभी चली जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। माँ हम भी साथ चलते हैं ना, कौन सा हमें घर जाकर कोई ज़रूरी काम करने हैं। हाँ आंटी, साथ में ही चलते हैं, आपका काम खत्म हो जाएगा तो साथ में ही घर जाएंगे। लेकिन तुम लोग वहाँ करोगी क्या? बोर हो जाओगी, इसीलिए बोल रही हूँ, घर चली जाओ। नहीं, हम साथ ही जाएंगे। दोनों जिद करने लगी तो जानकी जी उन दोनों को भी अपने साथ लेकर गई। कुछ ही देर में वो लोग मंगल टावर बिल्डिंग के पास पहुँचे। जानकी जी को एक मीटिंग में शामिल होना था, इसीलिए वो अंदर चली गई। श्रद्धा और शिप्रा वहीं चारों तरफ घूमकर देख रही थी। कुछ दूर पर खड़े दो लड़के आपस में हंसकर बातें कर रहे थे। शिप्रा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का चौंकते हुए बोला, शिप्रा तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिप्रा गुस्सा होकर बोली, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो फिर यहाँ कैसे आए? हाँ तो उस वक्त बहुत दर्द हो रहा था शिप्रा, और अभी नहीं हो रहा। अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन की पीठ श्रद्धा की तरफ थी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि शिप्रा किसे इतना गुस्सा कर रही है। वो मार्शा क्या है सोचकर उनके पास जाने के लिए बढ़ी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। श्रद्धा उस शख्स को देखकर हैरान थी। उसने हकलाते हुए कहा, युवराज आप यहाँ कैसे? युवराज स्माइल के साथ बोला, मैंने कहा था ना मुझे मिलना है, तो बस आ गया। अब जाकर सुकून सा मिला जब तुम्हें देख लिया। छोड़िए, वरना माँ ने देख लिया ना तो आपका ये सुकून गायब हो जाएगा। उसने खुद को छुड़ाकर कहा, हाँ तो बता दूंगा ना माँ को कि मैं उनकी बेटी से प्यार करता हूँ और उनकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है। युवराज ने अपनी आंखों में शरारत भरते हुए कहा और फिर से श्रद्धा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन श्रद्धा थोड़ा पीछे हट गई। अर्जुन, यार शिप्रा मेरी बात तो सुनो। सॉरी, सच में दर्द कर रहा था, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो यूँ। शिप्रा उसकी पूरी बात सुने बिना ही अर्जुन के पैर पर जोर से अपना सैंडल पटककर गुस्से से चली गई। यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे साथ ना सही पर आई तो हूँ ना घूमने। इस युवराज की वजह से और ज़्यादा गुस्सा हो गई। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया? अर्जुन ने अपने आसपास नज़र दौड़ाते हुए कहा। वैसे ये गुलाब तुम मेरे लिए लेकर आई हो? युवराज ने श्रद्धा के हाथों में गुलाब देखकर कहा। तो श्रद्धा उस फूल की खुशबू अपनी सांसों में भरते हुए युवराज को देखकर बोली, आपके लिए क्यों लाऊंगी, जबकि देना तो आपको चाहिए था ना। और वैसे भी ये तो मुझे मेरे नए बॉयफ्रेंड ने दिया है। युवराज हैरान सा श्रद्धा को देखने लगा, जो उस फूल को बड़े प्यार से निहार रही थी। ये क्या मजाक कर रही? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो फिर मैं आपसे तो मैंने मजाक किया था। मेरा न्यू बॉयफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है और आपसे ज़्यादा समझदार भी। उसे पता है गुलाब देकर ही प्रपोज किया जाता है। उसने तो मुझे। युवराज ने उससे वो फूल छीन लिया, गुस्से से वहाँ से चला गया। कुछ ही मिनटों में जब युवराज वापस आया तो श्रद्धा उसे हैरानी से देखने लगी। युवराज उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फ्लावर शॉप से पूरे फ्लावर ही उठा लाया। ये क्या है? ये इतने सारे फूल क्यों? युवराज ने उसके हाथों में एक एक फूल को पकड़ाते हुए कहा। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें फूल दे रहा हूँ, ये लो पकड़ो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे गुस्से से फूल कौन देता है भला? नहीं, आप मुझे वो फूल वापस दीजिए जो आपने मेरे हाथ से छीना था। पता भी है मेरे न्यू बॉयफ्रेंड ने कितने प्यार से दिया है वो फूल मुझे। दे तो रहा हूँ दूसरा और नए वाला, फिर तुम्हें वही वाला क्यों चाहिए? वैसे भी वो वाला मुरझा गया है। श्रद्धा बड़ी मासूम सी बोली। लेकिन ऐसे कैसे? वो मुझे मेरे नए बॉय। युवराज ने बीच में ही टोकते हुए कहा।
अरे बस करो यार, क्या न्यू प्रोफेन लगा रखा है। एक बार और कहा ना तो क्या करेंगे आप? शिप्रा अर्जुन से गुस्सा होकर वहां से चली गई। अर्जुन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगा। अरे शिप्रा, मेरी बात तो सुनो। शिप्रा पलटकर बोली। क्या सुनूं? हाँ, अगर नहीं आना था मेरे साथ तो सच ही बोल देती ना। यूँ इस तरह से हाथ पैर दर्द का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? अर्जुन ने शिप्रा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। यार, मैं सच कह रहा हूँ, सच में मेरे पैर में दर्द हो रहा था और मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन युवराज के ज़बरदस्ती करने पर आना पड़ा। सच्ची कसम से, शिप्रा हल्का मुस्कुराकर बोले। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। अर्जुन ने शिप्रा को गले लगा लिया। श्रद्धा फिर से युवराज के सामने आकर बोली। बताइए ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं रोने लगूंगा। श्रद्धा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। सच्ची में? आप सच में रोने वाले हैं? हाँ, और नहीं तो क्या करूँगा। श्रद्धा उसके हाथ से सारे फूल लेते हुए बोली। युवराज, आप भी ना मतलब हद करते हैं। पहले ये तो पूछ रहे थे कि मेरा नया बॉयफ्रेंड है कौन। आप भी जब उससे मिलते ना तो इतना जलते नहीं। अरे वो तो एक छोटा सा प्यारा सा 6-7 साल का बच्चा है, प्रिंस नाम है उसका। क्या, एक छोटा लड़का? हाँ, और आपको ये जलते हुए देखकर ना मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि मुझे जलन हुई? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस यूं ही। युवराज ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करके कहा। ओह रियली? हाँ बिल्कुल, कहकर युवराज उसे देखने लगा। जब तक शिप्रा और अर्जुन भी वहाँ पहुँच गए। अर्जुन, तो जिस काम से आया था ना वो पूरा हो गया या अभी बाकी है? अगर तो मैं जल्दी से पूरा कर ले, वरना मैं जा रहा हूँ। हो गया भाई, हो गया। वो तो बस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो श्रद्धा दिख गई तो मिलने चला आया। श्रद्धा, ये तेरे हाथों में इतने सारे गुलाब के फूल कहाँ से आए? शिप्रा उसके हाथों में इतने फूल देखकर बोली। श्रद्धा के कुछ बोलने से पहले युवराज ने मजाक जवाब दिया। अरे ये फूल मैंने दिए हैं। वो क्या है ना, एक बच्चा फूल बेच रहा था, बेचारा धूप में खड़ा था। इतने सारे फूल थे तो कब तक ऐसे खड़ा रहता। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उससे सारे फूल खरीद दिए और मैंने ये फूल श्रद्धा को दे दिए। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ श्रद्धा, इतने सारे फूलों का करोगी क्या? बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्रद्धा, तुम आधे मुझे दे दो। नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम दूसरे ले लो। लेकिन क्यों? इतने सारे तो हैं। अर्जुन, चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ। नहीं, मैं तो अब श्रद्धा से ही फूल लूँगी। लेकिन मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी। श्रद्धा गाड़ी में आकर बैठ गई। शिप्रा भी उसके पीछे पीछे आकर बैठ गई। युवराज और अर्जुन वहाँ से चले गए। अच्छा एक बात बता श्रद्धा, तू ये फूल मुझे क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि युवराज ने तुझे दिए हैं इसलिए लेना। बता ना, वरना सारे फूल ले लूँगी। वो हाथ बढ़ाते हुए बोली तो श्रद्धा ने कहा, नहीं, ये मैं तुझे नहीं दूंगी। पता भी है उसने मुझे ये फूल क्यों दिए हैं? क्यों? शिप्रा ने पूछा तो श्रद्धा ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर शिप्रा जोर से हंसने लगी। उसके साथ ही श्रद्धा भी हंस पड़ी। अच्छा, तुमने उसे अपने दिल की बात बता दी? मैंने कहा, उन्होंने खुद ही बताया। कुछ ही देर में जानकी जी भी चली आई और सभी घर चले आए। डिनर के बाद अब प्रशांत प्रीति के रूम में पहुंची तो प्रीति बोली, अरे प्रशांत, वो जो हमारी शादी की एल्बम है वो आ गई है। रुकिए मैं लेकर आती हूँ, कहकर प्रीति जाकर अलमारी से एल्बम निकाल लाई और दोनों मिलकर देखने लगे। प्रीति, ये देखिए, ये वाली तस्वीर कितनी खूबसूरत है ना। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है ये वाली। प्रशांत प्रीति को बड़े प्यार से देखने लगा। जब प्रीति को ये महसूस हुआ तो वो बोली, प्रशांत प्लीज़ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो ये वाली ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। प्रशांत ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, देख रहा हूँ कि मेरी बीवी इस तस्वीर में ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये जो मेरी आंखों के सामने है वो। नीतीश जी और रीना जी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है रीना जी, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी बेटी वंदना की शादी होने वाली है। अपनी बेटी को कब से दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। दीपक एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी वंदना को बहुत खुश रखेगा। तुम क्या कहती हो? रीना जी किसी सोच में खोई हुई थी। नीतीश जी एक बार फिर से बोले, रीना तुम सुन भी रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? रीना जी का ध्यान अब उनकी बातों पर गया तो उन्होंने कहा, हाँ क्या कह रहे थे आप? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे मैं कब से तुमसे बात किए जा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। बताओ ऐसा भी क्या सोच रही हो? रीना जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि वंदना की शादी हो जाएगी और वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी तो कैसा लगेगा। हर रोज़ सुबह शाम उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि दीपक बाबू उसे खुश रखें। पुरानी यादों, मेरा मतलब उसे हमारी कमी ना महसूस होने दें। ऐसा ही होगा रीना जी, तुम चिंता मत करो। मुझे दीपक पर विश्वास है, हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वंदना बेड पर लेट की सोच रही थी।
बहुत कोशिश की तुम्हें याद ना करूं, लेकिन ये यादें हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्यों गए मेरी ज़िंदगी से। इंतज़ार भी किया, काश तुम वापस आ जाते, लेकिन तुम नहीं आए मोहित। अब उस इंसान से शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार भी नहीं करती। पता नहीं उसने मुझे कभी प्यार होगा भी या नहीं। तभी उसका फ़ोन बजा। दीपक का ही था। उसने फ़ोन रिसीव किया और धीमे से बोली, हेलो। हेलो वंदना जी, कैसी हो आप? अच्छी हूँ जी, आप बताइए ना आप कैसे हो, और आज आपने फ़ोन कैसे किया? क्यों, नहीं करना चाहिए था क्या? अरे कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है हमारी, तो सोचा फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात कर लूँ। कुछ मैं आपको बताऊँ और कुछ आप मुझे अपने बारे में बताओ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान सकें, समझ सकें। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि आज तक आपने कभी फ़ोन नहीं किया, तो फिर आज अचानक, बस आज सोचा और कर लिया। ठीक है, बोलिए। वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगे। श्वेता रूम में बैठी उन फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी। खास करके वो युवराज की बातों को याद करके मुस्कुरा रही थी। मैं तो बहुत खुश हूँ युवराज कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। उसने युवराज को कॉल लगाया। युवराज को खुशी हुई कि श्रद्धा ने उसे कॉल किया। वो फ़ोन रिसीव कर ऐसे बात करने लगा जैसे वो उससे नाराज़ हो। हेलो, बोलो क्या बात है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, आराम से सो जाइए। बाय, गुड नाइट। युवराज जल्दी से बोल पड़े। अरे अरे रुको, ऐसे कैसे? क्या इसीलिए तुमने कॉल किया था? श्वेता अपनी हंसी छुपाते हुए बोली। लेकिन अभी आप ही कह रहे थे ना कि आपको नींद आ रही है, तो सो जाइए ना। क्या यार, तुम तो मेरा मजाक भी नहीं समझती। मैंने सोचा था अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो तुम कुछ मीठा मीठा बोलकर मुझे मना लोगी बात करने के लिए, लेकिन तुम तो खैर छोड़ो। और बताओ क्या कर रही थी अभी? मुझे याद कर रही थी या अपने उस नए बॉयफ्रेंड को? श्वेता, उसकी बात तो बड़ी निराली है, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको याद कर रही थी। आपको ये जो दिए हुए गुलाब है ना, जब भी इनको देखती हूँ बार बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलो अच्छा है, मेरे दिए हुए गुलाब के फूल कुछ तो काम के निकले। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाकर और मुझे क्या चाहिए। अच्छा सुनो, 2 दिन बाद वंदना दी की सगाई है, तो परसों मॉम, बड़ी मॉम, भाभी और वंदना दी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और उन्हें मैं लेकर जाऊंगा। तो क्या तुम भी आओगी? हाँ तुम देखो, मैं मना मत करना। और हाँ, तुम्हें दी की सगाई में भी आना है और शादी में भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं मॉल में आकर करूँगी क्या? शॉपिंग तो आपकी फैमिली वालों को करनी है ना। तो क्या मैं वहाँ कद्दू छीलने आऊँ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम वहाँ आना, मैं कद्दू खरीद दूँगा और तुम उसे छीलना। हमारी मदद हो जाएगी, सगाई में सब्जी बनाने के काम आएगी। अरे मॉल क्यों जाते हैं लोग? शॉपिंग करने ही जाते हैं, तुम भी शॉपिंग करने ही आओगी। उन दोनों को बातें करते करते पता ही नहीं चल रहा था कि वक्त क्या हो रहा है। अगले दिन पूरा रविवार की परिवार तैयारी में जुट गया। सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था। दूसरे दिन लगभग 10 बजे आसपास सभी तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए निकल गए। युवराज, प्रीति, साक्षी, वंदना एक गाड़ी में और दूसरी में नरेन, नीरज, अनामिका जी और बुआ को लेकर गए। मॉल पहुंचकर सभी गाड़ी से बाहर आए। युवराज ने कहा, आप लोग अंदर चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। युवराज गाड़ी साइड कर टहलने लगा और खुद में ही बड़बड़ाने लगा। आने को बोला हूँ, पता नहीं आएंगी भी या नहीं। अगर नहीं आई ना तो क्या? कुछ नहीं। अरे भाई क्या हुआ? और आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? आपको बात करने के लिए कोई नहीं मिला क्या जो खुद से बातें करने लगे? नरेन अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद उसके पास आकर बोला, अरे यार जा ना, जा तू अंदर उन लोगों की मदद कर। लेकिन भाई, औरतों की शॉपिंग में मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आप तो जानती हैं मेरी पसंद कैसी है। अगर कुछ पसंद करके दिखा भी दूँ ना तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। वंदना दी को तो छोड़ो, लेकिन साक्षी है ना आपकी प्यारी बहन, मेरी इज्जत का तमाशा बना देगी। सोचो आसपास अगर लड़कियां हुई तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? कैसा लड़का है, इसकी पसंद कितनी घटिया है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, अंदर नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन यहाँ से जा मेरे भाई। जा रहा हूँ, इतना रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं क्या हुआ है आपको, क्यों भेज रहे हैं मुझे यहाँ से। खैर चलता हूँ, आप यहाँ बड़बड़ाते रहो अकेले में पागलों की तरह। अगर लोगों ने देखा ना तो हंसने लगेंगे। इतना कहकर नरेन वहाँ से दूसरी तरफ चला गया, जहाँ कुछ लड़कियां खड़ी आपस में हंसकर बातें कर रही थी। युवराज ने श्रद्धा को कॉल किया, लेकिन उसने रिसीव ही नहीं किया। यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? कम से कम रिसीव करके बता तो दे कि वो आ रही है या नहीं। माँ आप अंदर चलो, मैं बस अभी आता हूँ एक कॉल करके। ठीक है बेटा, मैं अंदर जाती हूँ, कहकर वो अंदर चली गई। युवराज ने एक बार फिर से कॉल किया। इस बार श्रद्धा मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके बोली, अरे क्या हुआ, क्यों इतने कॉल पर कॉल किए जा रहे हो आप? ये क्या है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी?
अरे वो सब छोड़िए और आप पहले पीछे मुड़कर तो देखिए। श्रद्धा की ये बात सुनकर जैसे युवराज पीछे की ओर मुड़ा, सामने खड़ी श्रद्धा उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। युवराज उसके पास आकर बोला, चलो अच्छा है जो तुम आ गई, चलो अंदर। युवराज ने आगे बढ़ते हुए कहा तो श्रद्धा उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देखकर? क्या इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? सॉरी, वो बस मैं चाहती थी कि अचानक आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे नाराज हो रहे हैं। ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। वो उदास से वापस मुड़ी कि युवराज उसका एक हाथ पकड़कर अपने करीब ले आया और गले लगाकर कहा, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आई, वो भी मेरे कहने पर। और ऐसे ना ये मुंह लटकाने का नाटक मत करो। उसने श्रद्धा के गालों को हल्का खींचते हुए कहा। वो उससे अलग होकर बोली, अब चलो या यहीं खड़े रहने का इरादा है? चलो। अंदर सभी गहने और साड़ियाँ पसंद कर रहे थे। युवराज और श्रद्धा को साथ में आते देख अनामिका जी के मन में कुछ ख्याल आया तो वो मुस्कुराई और कहा, अरे श्रद्धा, तुम यहाँ? श्रद्धा ने दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। हाँ आंटी, वो मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ, उन्हें कुछ खरीदना था इसीलिए। आप बताइए कैसी हैं? और सभी एक साथ यहाँ? रीना जी, हाँ बेटा, वो क्या है ना, हमारी वंदना की सगाई होने वाली है परसों, तो उसी के लिए। वैसे तुमने कहा तुम्हारी माँ भी है साथ में, लेकिन है कहाँ? जरा हमें भी मिलवाओ अपनी माँ से। 1 मिनट, मैं माँ को कॉल करती हूँ, किधर है? श्रद्धा साइड होकर जानकी जी को कॉल करने लगी। साक्षी ने युवराज के पास आकर धीरे से कहा, क्या बात है भैया, कितने लकी हो आप, मतलब सोच रहे होंगे इनसे मिलने के लिए और ये खुद ही आ गई। सच सच बताइए, ये खुद ही यहाँ आई है या आपने उसे कॉल करके बुलाया है? पास खड़ी प्रीति भी बोली, मुझे भी कुछ डाउट हो रहा है, देवर जी आपने ही बुलाया है क्या? युवराज अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। हाँ, मैंने ही कहा था उसे आने के लिए। प्रीति कुछ सोचकर बोली, अच्छा आप एक बात बताओ, आप और वो एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात हमें भी पता है, क्या ये बात आपने उन्हें बताई है? नहीं भाभी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा? कुछ हुआ क्या? साक्षी, नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, भाभी तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। प्रीति और साक्षी दोनों मुस्कुराते हुए साइड हुई। युवराज मन ही मन सोचने लगा, इन दोनों की ये स्माइल देखकर मुझे बड़ा वाला शक हो रहा है। श्रद्धा अपनी माँ से बात करके उनके पास वापस आई। रीना जी वंदना को एक रिंग दिखाते हुए बोली, वंदना बेटा, जरा इस अंगूठी को देखो तो कैसी है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तुम बताओ। अनामिका जी देखो, है ना खूबसूरत? अनामिका जी अंगूठी को देखकर बोली, हाँ है तो बहुत प्यारी। पीछे से जानकी जी ने आकर श्रद्धा से कहा, बेटा हो गया, अब चले? अरे बहन जी, आप श्रद्धा की माँ हैं। रीना जी ने कहा तो जानकी जी उसे नमस्ते करते हुए बोली, हाँ लेकिन आप लोग? तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अरे आंटी आप यहाँ? ये मेरी मॉम, बड़ी मॉम, बुआ और दीदी हैं। परसों इनकी सगाई होने वाली है ना, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करने आए हैं। आप बताइए कैसी हैं? मॉल में है तो ज़रूर कुछ लेने ही आई होंगी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा हो गया, आप लोग देखो हम चलते हैं। चलो श्रद्धा, जानकी जी ने कहा। श्रद्धा ने अपना सर हिला दिया और आगे बढ़ने को ही तो प्रीति झट से बोली, अरे आंटी, अब आ ही गए हैं तो कुछ देर रुक जाइए, हम साथ में ही जाएंगे। अगर मेरे पास समय होता तो ज़रूर रुक जाती बेटा, लेकिन वो क्या है ना, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए मैं रुक नहीं पाऊंगी। साक्षी आगे बढ़कर बोली, आंटी आप नहीं रुक सकती तो क्या हुआ, आप इन्हें तो रुकने दे सकती हैं ना। वो श्रद्धा की तरफ इशारा करके बोली, लेकिन मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? इतना कहकर श्रद्धा ने युवराज को देखा तो उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था जैसे नाराज़ हो रहा हो। प्रीति और साक्षी की नज़र जब युवराज की तरफ गई तो दोनों मन ही मन हंसने लगी। रीना जी, बहन जी, परसों मेरी बेटी वंदना की सगाई है, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आमंत्रित करती हूँ, कृपया ज़रूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, ठीक है माँ, आप जाओ, मैं बाद में आती हूँ, और देर हो गई तो मैं शिप्रा को फ़ोन करके बुला लूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसके बाद जानकी जी वहाँ से चली गई। प्रीति और साक्षी श्रद्धा को लेकर दूसरी तरफ, जिधर कपड़े की सेल थी, उधर चली गई। साथ में वंदना भी थी। वंदना दी, आप लहंगा सेलेक्ट कीजिए, कहकर चारों बैठकर कपड़े देखने लगी। वंदना ने एक लहंगे को खुद के ऊपर रखकर आईने में देखा। ये अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, लेकिन इसका रंग कुछ हल्का है, प्रीति ने कहा। उसने 1-2 और ट्राई किए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि ले किसे। श्रद्धा हिचकिचाते हुए बोली, आप ये रेड वाला ले लीजिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। साक्षी, हाँ वंदना दी, इसके ऊपर जो कढ़ाई है ना, वो कितनी प्यारी लग रही है, एक काम करो आप ट्राई करके देख लो। वंदना उस लहंगे को ट्राई रूम में ले गई। जब वो बाहर निकली तो तीनों उसे देखकर मुस्कुराए।
सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने वही लहंगा फाइनल कर लिया। कुछ देर बाद सभी मॉल से बाहर आए। प्रीति और साक्षी अंदर मुस्कुरा भले ही रही थी, मगर कोई भी शरारत नहीं की उन्होंने। श्रद्धा ने देखा उसके सामने से अचानक एक शख्स गुजरा। जब उसे देखने के लिए वो पीछे मुड़ी तो वो कोई और नहीं, समीर था। श्रद्धा हैरान से सोचने लगी, ये कुछ दिन पहले तो ठीक था, आज लंगड़ा कैसे चल रहा है। तभी उसके बगल में युवराज आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो, घर नहीं जाना है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी इस इंसान को अचानक से क्या हो गया, भगवान ने खुद ही सज़ा दे दी क्या? देखिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। युवराज समीर को देखकर हल्का सा और कहा, यार तुम क्यों उस घटिया इंसान के बारे में सोच रही हो? उसके कारनामे ही ऐसे हैं, किसी ने तोड़ दिया होगा और क्या। मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा उस भले इंसान को जिसने इतना नेक काम किया। श्रद्धा शक भरी नज़रों से युवराज का चेहरा देखने लगी तो उसने कहा, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, लेकिन हाँ जिसने भी किया होगा ना, अच्छा किया है। मैं तो कहता हूँ उसके दोनों पैर तोड़ देने चाहिए थे। दोनों सीढ़ियों के पास ही खड़े थे। ऊपर से उछलकर आती हुई मीरा श्रद्धा से जा टकराई और उसका सामान ज़मीन पर गिर पड़ा। युवराज, अरे संभल कर। श्रद्धा, सॉरी मैंने देखा नहीं, आप ठीक तो है ना, कहकर वो भी सामान उठाने के लिए झुकी। मीरा ने उसका चेहरा देखा तो वो बोली, अरे श्रद्धा तुम, कोई बात नहीं, मैं ही अपनी धुन में चल रही थी और तुम दोनों को देख ही नहीं पाई। तुम ठीक हो ना? हाँ, बुआ ने आवाज़ देकर कहा, अरे युवराज बेटा कहाँ रह गए हो तुम? चलो जल्दी, घर में अभी बहुत काम बाकी है करने के लिए। जल्दी घर पहुँचेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। आया बुआ, चलो श्रद्धा तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा। नहीं आप लोग जाइए, मैं चली जाऊंगी। अनामिका जी उनके पास आकर बोली, बेटा ऐसे कैसे जाओगी? युवराज बिल्कुल सही कह रहा है, तुम हमारे साथ ही चलो, फिर रास्ते में उधर जाना घर के पास। अरे आप परेशान मत होइए आंटी, सच में चली जाऊंगी। आंटी अगर श्रद्धा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे घर ड्रॉप कर सकती हूँ। ठीक है फिर तुम मीरा के साथ चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगी। मीरा स्माइल के साथ बोली, श्रद्धा चलो जाओ बेटा, ये युवराज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अनामिका जी ने कहा तो श्रद्धा कितना मना करती, आखिर वो भी मीरा की गाड़ी में आकर बैठ गई। मीरा ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा ली। युवराज भी पार्किंग से अपनी गाड़ी लाया और वो लोग भी चले गए, क्योंकि नरेन भी मॉल के बाहर ही लड़कियों से बात करने में बिजी था, इसीलिए अपनी माँ चाची के मॉल से निकलते गाड़ी में बैठ गया। श्रद्धा के घर से कुछ दूर पहले ही मीरा ने अपनी गाड़ी रोक दी। श्रद्धा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपने यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? क्या मैं उतर जाऊँ? अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में भोली भाली लड़की हो या सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही वैसी है? लोगों को धोखा देने के लिए चेहरे पर ये मासूमियत लेकर घूमती हो? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ, मैं युवराज से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो भी अब से नहीं, जब से मैंने उसे कॉलेज में पहली बार देखा था तब से उसे प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा चाहती हूँ मैं उसे। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें युवराज को मुझसे छीनने दूंगी? कभी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसके सामने जाना और उससे मिलना छोड़ दो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? मीरा हंसते हुए बोली, धमकी? कुछ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अगर वो मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं, समझी? और मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि तुम युवराज से नहीं उसके पैसों से प्यार करती हो। तो बोलो तुम्हें कितना रुपया चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम युवराज को छोड़ दो। आपको लगता है कि मैं युवराज के पैसों से प्यार करती हूँ, तो यही सही, अब अपनी गलतफहमी में शौक से रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं युवराज के पैसों से नहीं बल्कि युवराज से प्यार करती हूँ, और मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है कि आप पैसों से उसे खरीद सकें, और उससे ज़्यादा युवराज मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए अपनी धमकी अपने पास रखिए। इतना कहकर श्रद्धा उसकी गाड़ी से उतरने लगी। मीरा ने गुस्से से कहा, बहुत गलत कर रही हो तुम, मेरी बात ना मानकर। अब जो भी होगा आगे उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, और मेरी बातों को मजाक में लेने की गलती भी मत करना, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो करके ही रहती हूँ। लेकिन श्रद्धा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गई। गाड़ी में बहुत सारा सामान था। साक्षी खुश होकर बोली, बहुत मज़ा आया ना भाभी शॉपिंग करके? युवराज, मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने मॉल से पूरा सामान ही खरीद लिया हो। साक्षी, भैया आप क्या जाने शॉपिंग का मज़ा किसे कहते हैं, आपने कभी की भी है शॉपिंग? युवराज, नाम आते हम लड़के हैं, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते, जो मिलता है उसे उठाकर पैसे दे देते हैं और चल बनते हैं। तुम सबकी तरह कलर डिज़ाइन ये सब तय नहीं करते। साक्षी, अच्छा आपको बहुत पता है लड़कियों कैसे शॉपिंग करती हैं, आप भी भाभी को साथ लेकर तो गई नहीं थे ना शॉपिंग पर? वंदना, कौन सी भाभी की बात कर रही हो साक्षी? युवराज ने लड़की पसंद कर ली है क्या, मुझे भी बताओ ज़रा।
अरे नहीं दी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बाकी आप युवराज भाई से ही पूछ लो ना, क्या पता उन्हें सच में भाभी पसंद कर ली हो। युवराज, अरे नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम झूठ बोल रहे हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम उस लड़की को पसंद करती हो ना, जो मॉल में आई थी, क्या नाम है उसका? वो याद करने की कोशिश करते हुए बोली। युवराज ने तुरंत ही कहा, श्रद्धा। हाँ श्रद्धा। सभी हैरान थे देखकर। वंदना आगे बोली, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने साक्षी और प्रीति भाभी की बातें सुन ली, थोड़ा थोड़ा उसी से अंदाजा लगा लिया। अब बोलो, करते हो ना? युवराज बिना उनकी तरफ देखे ही बोला, कुछ ही देर में सभी घर पहुंच गए। सभी लोग थक गए थे। उनके घर पहुंचते ही शांति सबके लिए पानी लेकर आई। सबने पानी पिया और अपने अपने कमरे में चले गए थोड़ा आराम करने। सगाई का दिन, सभी तैयारियां हो चुकी थी। सगाई शाम को होने वाली थी, इसलिए सभी मेहमान आने शुरू हो गए थे। शाम होते होते लगभग सभी लोग पहुंच गए थे। लड़के वाले भी आ गए थे और दीपक बाबू बहुत अच्छे लग रहे थे सूट बूट में। रिंग सेरेमनी के लिए वंदना भी तैयार होकर स्टेज पर आई। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। युवराज इधर उधर टहल रहा था। क्या हुआ युवराज, कोई परेशानी है क्या? ऐसे चक्कर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, अनामिका जी ने पूछा। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला किसका इंतजार करूँगा? तो फिर ऐसे इधर उधर क्यों टहल रहे हो? ओ हाँ, मैंने अर्जुन का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं क्या बात है, इसीलिए आप लोग जाओ मेहमानों को देखो। वैसे भी कुछ ही मिनट में रिंग पहनाने का कार्यक्रम हो जाएगा। अगर उससे पहले नहीं आया तो फिर आने का फ़ायदा ही क्या उसका। ठीक है कहकर अनामिका जी चली गई, लेकिन युवराज उसी तरह अभी भी टहल रहा है। तो प्रीति उसके सामने आकर धीरे से बोली, आप देवरानी जी का इंतज़ार कर रहे हैं ना? लेकिन वो नहीं आ रही। मैंने अभी कॉल किया था उसके पास। दरअसल उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसीलिए। युवराज सवालिया नज़रों से प्रीति भाभी को देखने लगा। आप मजाक क्यों कर रही हो भाभी? मुझे पता है वो आ रही है। तभी दरवाजे पर श्रद्धा और शिप्रा ने कदम रखा। थार में फूल लेकर जा रहे लड़के का पैर उसी के सामने किसी चीज़ में फंसकर लड़खड़ा गया और सारे फूल श्रद्धा के ऊपर गिरने लगे, जैसे कोई जानबूझकर फूलों को उसके ऊपर बरसा रहा हो। युवराज का ध्यान तो बार बार दरवाजे की तरफ ही जा रहा था, लेकिन इस बार ठहर सा गया। फूलों की पंखुड़ी श्रद्धा के बालों पर बिखर चुकी थी। शिप्रा चुपके से श्रद्धा के कानों में फुसफुसाई, यार आज अच्छा स्वागत हो रहा है तेरा। मतलब इस घर को भी खबर हो गई कि तू इस घर की दूसरी बहू बनने वाली है। श्रद्धा उसे कोहनी मारते हुए बोली, चुप कर। लेकिन शिप्रा कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली, अरे सच ही तो कह रही हूँ। और युवराज को देख, तुझे ही देख रहा है। वो भी बिना पलके झपकाए। श्रद्धा ने देखा तो युवराज सच में एकटक उसे ही देखे जा रहा था। देखे भी क्यों ना, वो पिंक गाउन में लगी इतनी खूबसूरत रही थी। पर्पल गाउन में लग तो शिप्रा भी कुछ कम नहीं रही थी। प्रीति युवराज के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देवर जी जरा मुंह बंद कर लीजिए, वरना मधुमक्खियाँ अंदर चली जाएंगी। युवराज हड़बड़ा गया। साक्षी जो अपने किसी रिश्तेदार से कुछ बात कर रही थी, श्रद्धा शिप्रा को देखती उनके पास आ गई। अच्छा हुआ जो आप दोनों आ गई। पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सच्ची? लेकिन तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? हम तो युवराज के फ्रेंड्स हैं ना। तो तुम? तभी युवराज और प्रीति भी उनके पास पहुंची। प्रीति, वो क्या है ना, हमारे घर में जो भी आते हैं हम दिल से उनका स्वागत करते हैं, ताकि कोई उन्हें शिकायत ना हो। वरना अगर हमें अच्छा से सेवा नहीं की तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसीलिए सब अंदर चले, दरवाजे पर ही खड़े रहना है, युवराज ने मुस्कुराकर कहा। सभी दरवाजे से बढ़कर अंदर आ गए। सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा हुई। वंदना और दीपक दोनों ही स्टेज पर थे, तो रिंग पहनाने की रस्म होने लगी। पहले वंदना ने रिंग पहनाई, फिर दीपक ने। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। युवराज को किसी ने पुकारा तो वो थोड़ा साइड हुआ। साक्षी, मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। प्रीति साक्षी का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। तभी श्रद्धा के सामने एक लड़का आ गया। हाय, मैं रोनित, दूल्हे का छोटा भाई हूँ। शिप्रा, तो हम क्या करें? आप दूल्हे के भाई हो या कुछ और, चाहिए अपना काम कीजिए, नाचिए गाइए शौक से। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस खूबसूरत परी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओए हेलो, तुम जिससे बात कर रहे हो ना, कोशिश वो मेरी बहन है, वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करती। उस लड़के ने श्रद्धा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो डांस करते हैं। लेकिन तभी युवराज आ गया बीच में। क्या हो रहा है ये? वो श्रद्धा को नाराज़गी से देखने लगा, जैसे कह रहा हो मना नहीं कर सकती। अरे यार, मैं तो सिर्फ अपने साथ डांस करने के लिए ले जा रहा था। शिप्रा, लेकिन ये तो नहीं जाना चाहती ना। रोनित, तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं जाना चाहती, जबकि इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। युवराज, हाँ नहीं कहा कह भी नहीं सकती, बेचारी बचपन से गूंगी जो है। लेकिन इशारे से तो किए होंगे ना, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। रोनित को उन सभी की बातें समझ ही नहीं आ रही थी, वो चला गया। युवराज फिर भी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चला गया और शिप्रा श्रद्धा की शक्ल देखकर हंसने लगी। शिप्रा श्रद्धा से नाराज होकर युवराज के पीछे जाने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर किसी से टकरा गई। वो लड़का नीचे गिर गया।
सॉरी कहकर श्रद्धा ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं कहते हुए लड़का उठ गया। श्रद्धा वहाँ से जा चुकी थी। वो लड़का कोई और नहीं, पवन, युवराज की बुआ का लड़का था। क्या है, कमाल की लड़की है। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सारी खूबसूरती इसी के बनाने में लगा दी है। श्रद्धा के जाते ही शिप्रा ने अर्जुन के पास कॉल किया। अर्जुन कॉल रिसीव किया। हेलो बेबी, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई। शिप्रा, याद तो आनी थी, क्योंकि जब से यहाँ आई हूँ ना, एक बार भी दर्शन नहीं हुए। कहाँ हो तुम, आए हो कि नहीं, या रफू चक्कर हो गए हो? आया हूँ, लेकिन बस ये देख रहा था कि तुम्हें मुझे ढूंढती हो या नहीं। बहुत ही ज़्यादा लगाया टाइम तुमने मुझे याद करने में। कहाँ बिजी रहती हो? ओह, तो तुम मुझे परेशान होते देखना चाहते थे, इसीलिए सामने नहीं आ रहे हो। अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही ये सब बात बता दी। अब तुम मिलो मुझे, फिर बताती हूँ तुम्हें। शिप्रा ने गुस्सा होकर कहा। अरे मजाक कर रहा था यार, तुम तो हर बात को सीरियसली ले लेती हो। अभी अभी तो आया हूँ, आते ही तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ हो तुम? शिप्रा खुद ही अर्जुन के पास चली गई। युवराज एक पिलर की ओट में खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने श्रद्धा को उस तरफ आते देखा, वो इधर उधर नजरें घुमाते आ रही थी। यूँ कहो शायद उसे ही ढूंढ रही थी। श्रद्धा को देखकर वो कुछ लड़कियों के पास चला गया और उनकी तारीफ करने लगा। वो सबसे फ्लर्ट करने लगा। श्रद्धा उसे ढूंढते हुए पहुंच गई, लेकिन कुछ दूरी पर ही खड़ी होकर देखने लगी। युवराज एक लड़की की आंखों को गौर से देखते हुए बोल रहा था। आपकी आंखें जैसे? लड़की, मेरी आंखें जैसे क्या? ऐसा लग रहा था जैसे युवराज उसकी आंखों में खो चुका हो। अब श्रद्धा भी उन्हीं के पास आकर खड़ी हो गई। आपकी आंखें जैसे तो कटोरे की तरह लग रही हैं, इसीलिए ये उसी में डूबना चाह रहे हैं। मन में बोली, ऐसा लग रहा है मैं इसमें दिन का बनकर अंदर चली जाऊं, या बताऊं कैसे लग रही हैं आपकी आंखें? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, पागल है इसीलिए किसी को कुछ भी बोलती रहती है। फिर बगल वाली लड़की को छू कर बोला, आपके बाल उफ कितने सिल्की हैं, मैं तो इन्हें देखकर फिसलने ही लगा हूँ। श्रद्धा फिर मन में सोचने लगी, इसके बाल देखकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, उल्टा मेरा तो मन कर रहा है इसके बाल पकड़कर पूरे घर में झाड़ू मार दूँ। काम का काम सी, साथ ही घर भी चकाचक हो जाएगा। श्रद्धा ने युवराज का हाथ पकड़कर कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप साइड में आएंगे? युवराज भाव खाते हुए बोला, देख नहीं रही मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों से, तुम जाओ, अभी बाद में बात कर लेंगे। इसके आगे श्रद्धा ने उसकी एक भी नहीं सुनी, हाथ पकड़कर एक कोने की तरफ ले गई। वहाँ पर उसने हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछने लगी, क्या था वो सब, क्या चल रहा था? युवराज अनजान बनते हुए बोला, क्या था? देखिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे थे उन लड़कियों को? आपकी आंखें, आपके बाल, वो क्या गलत बोल दिया? तुमने देखा ना उसके बाल सच में कितने खूबसूरत थे, उसके सामने तुम्हारे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे मुंह में तो जुबान है ही नहीं, ना किसी को कुछ कह पाती हो, कोई ज़बरदस्ती डांस करने के लिए ले जाए ना मना कर पाती हो। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कौन सा जानबूझकर किया था? उसी ने मेरा हाथ पकड़ा था और डांस करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन आप तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है मुझे कितना बुरा लग रहा था जब आप उन लड़कियों को छूकर बात कर रहे थे। युवराज ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे से कर लिया और उसको घुमाकर दीवार से सटाकर बड़े प्यार से तोतली ज़बान में बोला, ओ मेरी गुमसुम सी सोन चिड़ैया, तुम्हें बुरा लगा? श्रद्धा ने उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया, खुद से मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। तुम्हारी आंखों में जब आंसू होते हैं ना, तो तुम भी और प्यारी, मासूम और खूबसूरत लगती हो। मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन ये आंसू तुम्हारी तकलीफ़ को बयां करके मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। प्लीज़ इन्हें बोलो कि अंदर ही रहें, फ़िलहाल इनकी बाहर कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसीलिए उन लड़कियों के पास चला गया था फ्लर्ट करने के लिए। पर एक बात बताऊँ तुम्हें, क्या अब युवराज उसे बात करने बताने वाला है, तो अगले भाग में पता चलेगा। तो बने रहिए कमबख्त इश्क में।